नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की बेसिकली यूनिट 2 है। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यूनिट 2 में जो टॉपिक है, अगर हेडिंग देखें तो अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब ये बिफोर फ्रीडम, फॉर द फाइट ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स इम्पैक्ट। तो बेसिकली ये रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब इसको पार्शियल फ्रीडम रिवोल्ट माना जाता था, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स थी उनके लोगों ने रिवोल्ट किया था तब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, देन आता है आपका कॉज फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सोशल बेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, थर्ड टॉपिक आपका आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स जेनेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट। तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स हैं। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क्स की या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं, कौन सा टॉपिक आपके लिए 12.5 में इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स इम्पैक्ट, ये आपका 12.5 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद अगर मैं बोलूं तो ये जो दो मोमेंट्स हैं, ठीक है, इसका आपका ब्रीफिंग 5 मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, देन उसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है आपका, इसमें कई सब टॉपिक्स हैं, ये सारे सब टॉपिक्स 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। एंड देन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बारे में 12.5 में एक जनरल आंसर बन सकता है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो उसमें जो अगर एक दो मूवमेंट्स को मिक्स करके पूछ लिया या कॉज ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पूछ लिया तो ये भी 12.5 में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 5 मार्क्स के लिए भी इसको रेफर किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड द मूड ऑफ द एग्जाम सेटल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द टॉपिक नेम इज रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स इम्पैक्ट। तो क्या था 1857 का रिवोल्ट और उसका इम्पैक्ट क्या था ऑन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो अगर हम 1857 के रिवोल्ट को देखें तो इट इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो मेन कई सारी मूवमेंट्स थी उसमें से एक मूवमेंट ये थी, और ये फर्स्ट टाइम था जब सब लोगों ने मिलके एक चीज का विरोध किया था। मिलके मतलब यूनाइट होके नहीं, पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट डिफरेंट लोग को प्रॉब्लम कर रहे थे, और जिसकी वजह से एक वॉर लाइक सिचुएशन हुई जिसमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की बात हुई। ठीक है, मार्क्ड द फर्स्ट मेजर एंड ऑर्गेनाइज चैलेंज टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो फर्स्ट मेजर एंड ऑर्गेनाइज चैलेंज था ये। ठीक है, इन 1857। देन ये जो स्टार्ट हुआ वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ, मेरठ में स्टार्ट हुआ। ठीक है, व्हेन इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी ने ये स्टार्ट किया, म्यूटिलेटेड अगेंस्ट देयर ऑफिसर। तो ये जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें बेसिकली इंडियन सोल्जर्स होते थे, और उन लोगों ने ये चीज स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिसर, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट स्टार्ट करा। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुई? मेरठ से हुई, याद रखोगे। ठीक है, ऑन 10 मई 1857। देन उसके बाद दो द ब्रिटिश टर्म्ड इट इज अ स्पॉय म्यूटिनी, दैट मींस इंडियन हिस्टोरिकन्स कंसीडर्ड इट अ नेशनल अपराइजिंग बिकॉज इट यूनाइटेड वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं माना, पर जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिस्ट्री की स्टडी करी उन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंट माना, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये जो रिवोल्ट था इसने नेशनल अपराइजिंग करा और कई लोगों को एक साथ लेके आए ताकि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा सके। ठीक है, देन देखते हैं कॉज ऑफ रिवोल्ट क्या था, ये समझते हैं। तो कॉज में कई सारे कॉजेस थे, जैसे फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉज, मतलब जो पॉलिटिकल लेवल पे बातें हो रही थी, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी, इट एनेक्स्ड प्रिंसली स्टेट्स विदाउट अ मेल हेयर, दैट इज झांसी, सतारा एंड नागपुर। तो बेसिकली जो स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसके पास कोई उसका युवराज नहीं था, बोलूं तो मेल पर्सन नहीं था कोई, जिस किसी राजा का, तो उनको इन्होंने अटैच करने की बात करी। ठीक है, तो उन्होंने एनेक्स करने की, अपने में अटैच करने की बात करी। ठीक है, और ये लॉर्ड डलहौजी का प्लान था। तो इसमें सबसे पहले एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ। ठीक है, कॉज्ड एंगर अमंग सोल्जर्स एंड सिविलियंस। तो जब अवध को इन्होंने अपने अंडर में लिया तो ये सोल्जर्स और सिविलियंस का एक प्रॉब्लम और एक एंगर की बात हुई। एंड देन डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। ठीक है, बहादुर शाह जफर वॉज डिसरिस्पेक्टेड एंड एक्साइल्ड। तो बहादुर शाह जफर जो था उसको डिसरिस्पेक्ट करके एक्साइल कर दिया था, मतलब बाहर कर दिया था। ठीक है, देन लॉस ऑफ रूरल प्रिविलेजेस, मतलब इंडियन किंग जो थे और जो प्रिंसेस थे उन्होंने मार्जिनलाइज छोड़ दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश पॉलिसी के थ्रू जो इंडियन किंग थे और जो उसके जो प्रिंसेस थे, मतलब जो राजा थे और जो युवराज थे, उनको छोड़ दिया गया था, मार्जिनलाइज छोड़ दिया गया था बाय द ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश की पॉलिसी उनकी अकॉर्डिंग। ठीक है, देन इकोनॉमिक कॉज अगर देखें तो इकोनॉमिक कॉज क्या था? हैवी लैंड टैक्सेस। तो बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाता था जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली सफर करते थे, और ज्यादा लैंड जिसके पास होता था वो कभी कभार लैंड टैक्स पे करने में पॉसिबल नहीं हो पाता था उसके लिए, तो वो अपना लैंड ब्रिटिशर्स के नाम पे ट्रांसफर कर देता था। एंड देन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो जो हाथों से बनाई हुई चीजें थी, जैसे कोई प्रोडक्ट जो इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट है या फिर
कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कंपेयर करते थे ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश का जो इंपोर्ट्स थे वो लोकल इंडस्ट्रीज को मार रहे थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जो लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज थी उसको ओवर रूल कर रहे थे, ओवर पावर कर रहे थे कौन? ब्रिटिश इंपोर्ट्स, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जैसे सोल्जर्स, आर्टिसंस एंड जमींदार लॉस्ट ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, तो इन लोगों के पास लाइवलीहुड चला गया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स, ठीक है। देन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो कि एक अभी तक कॉमर्शियलाइज प्रोडक्ट नहीं था, जो कि एक वेलफेयर या फिर लिविंग के लिए प्रोड्यूस होता था, बट उसको कॉमर्शियलाइज कर दिया गया, मतलब जो लिविंग के लिए प्रोडक्ट्स हैं उसको हटा करके उसमें जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे इंडिगो, कॉटन, इन सबको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। देन सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस क्या थे? फियर ऑफ फोर्ड क्रिश्चियन कन्वर्जन, तो जब मुगल्स आए तो फोर्स इस्लामिक कन्वर्जन हुआ, और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्रिश्चियन कन्वर्जन कराए फोर्सफुली, ठीक है। देन सोशल रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ सती, विडो रिमैरिज एक्ट एंड अदर चेंजेस वर व्यूड बाय द कंजर्वेटिव्स एज इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशन, तो बेसिकली इसमें तो कुछ एक्ट्स जो कि अच्छी भी थी, जैसे सती प्रथा एक्ट या फिर जो विडो रिमैरिज एक्ट थी वो अच्छी थी, पर जो कंजर्वेटिव लोग थे जिनकी सोच में ये था कि ये जो एक्ट्स हैं, ये जो लॉज हैं, ये बेसिकली हमारे कल्चर के साथ, हमारे जो ट्रेडिशन है उसके खिलाफ एक साजिश है, तो उन लोगों ने इस चीज को अपोज किया। देन आ जाते हैं मिलिट्री कॉज पे, तो मिलिट्री कॉज का मतलब क्या है कि अभी तक हमने सोशल और रिलीजियस कॉज को समझा, अब मिलिट्री कॉज समझते हैं। तो मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनको लेस पेमेंट मिलता था और उनका प्रमोशन भी धीरे होता था। जैसे एक मूवी आई थी RRR, उसमें भी ये चीज दिखाई गई है, हालांकि वो रियलिस्टिक मूवी तो नहीं है, पर फिर भी ये चीज दिखाई गई है उसके अंदर, ठीक है। देन जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड सोल्जर्स टू सर्व ओवरसीज वायलेटिंग रिलीजियस बिलीव्स अबाउट क्रॉसिंग सीज, तो इन्होंने एक एक्ट बनाई जिसका नाम था जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो सोल्जर्स थे अपनी कंट्री के बाहर जाकर के भी उनको सर्व करना पड़ा, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। एंड देन हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स था, 87% ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया व इंडियंस, तो जो ब्रिटिश आर्मी जो इंडिया में डिप्लॉयड थी उसका 87% जो सोल्जरशिप था वो इंडिया के पास ही था, मतलब इंडिया के लोग ही उनके सोल्जर्स थे। येट दे लैक रिस्पेक्ट एंड बेनिफिट्स, तो अब भी उनके पास रिस्पेक्ट और बेनिफिट की कमी थी, ठीक है, जैसे केसरी मूवी में ही दिखाया गया, ठीक है। देन इमीडिएट कॉज क्या था, जो कि उसी वक्त का असर था जिसकी वजह से रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ, दैट इज ग्रीस्ड कार्टिलेज इंसिडेंट, जो कि मंगल पांडे का हुआ था। जो कार्टिलेज थी उनकी वो ग्रीस विद काउ एंड पिग फैट, तो काउ मतलब गाय, गौ हत्या करके उसका फैट यूज करना, एंड देन जो कि ऑफेंडिंग था किसके लिए? हिंदू और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम हिंदूज के लिए काउस का और मुस्लिम्स के लिए पिग फैट, ये दोनों ऑफेंडिंग था, ठीक है। देन मंगल पांडे इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इन्होंने पूरी ब्रिटिश आर्मी को हिला के रख दिया, ठीक है। ही अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स एट बैरकपुर, तो बेसिकली मंगल पांडे ने इस चीज को इनिशिएट करा ऑन 29 मार्च 1857, ठीक है। देन मेरठ अपराइजिंग हुआ, जो जहां से इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई, जिसको बोलते हैं 10 मई 1857 को जो चीज शुरू हुई, दैट इज जो इंडिया के सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट करा और मार्च करा टू दिल्ली, डिक्लेयरिंग बहादुर शाह जफर एज एम्परर ऑफ इंडिया, तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। देन मेजर लीडर्स कौन थे इस रिवोल्ट के? तो दिल्ली के थे बहादुर शाह जफर, एंड देन कानपुर के नाना साहेब एंड तात्या तोपे, एंड देन झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ के बेगम हजरत महल, एंड देन बिहार के कुंवर सिंह। तो बेसिकली ये मेजर लीडर्स हैं, ये आप याद रखोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और इन्होंने अपनी अपनी जगह से एक साथ यूनाइट होकर नहीं, पर अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जगह पे इन्होंने रिवोल्ट को शुरू करा। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मणिकर्णिका, तो उसमें भी ये रिवोल्ट दिखाया गया है ऑन द पॉइंट ऑफ झांसी एंड कानपुर, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे दिखाया गया। स्प्रेड एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट, किस तरीके से स्प्रेड हुआ और क्या कोर्स ऑफ एक्शन था इनका, तो वो चीज डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली में जो रेबल्स थे उन्होंने दिल्ली को सीज कर दिया, ब्रिटिश लेजर रिकैप्चर्ड इट अंडर जॉन निकोलसन, तो बेसिकली जॉन निकोलसन वाज ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, एंड जो लोगों ने दिल्ली को कैप्चर किया था उसको ब्रिटिश ने वहां से फिर से रिकैप्चर कर लिया। देन कानपुर में देखें तो नाना साहब ने कैप्चर कर लिया कानपुर, बट बाद में डिफीट हो गए बाय सर कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। देन लखनऊ को अगर देखें तो बेगम हजरत महल लेड रेजिस्टेंस सपोर्टेड बाय अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो इन्होंने रेजिस्ट किया पर फिर भी ये जीत नहीं पाए। एंड देन झांसी में देखें तो झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से लड़ाई करी, पर वो हार गई, उनकी डेथ हो गई। एंड देन तात्या तोपे कंटिन्यूड गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये एक टेक्निक थी, टेक्निक ऑफ वॉर है गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो तात्या तोपे ने ये चीज कंटिन्यू करी, पर झांसी की रानी की इसमें डेथ हो गई, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई की इसमें डेथ हो गई, ठीक है। देन बिहार में कुंवर सिंह लेड
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अंटिल हिज डेथ। तो यहां तक आप ये समझ सकते हो कि जो भी लीडर्स जिन्होंने ये चीज इनिशिएट करी उनकी लगभग डेथ हो गई, उनसे रिकैप्चर कर लिया गया, जो भी उनका एरिया था उनसे छीन लिया गया। पर इसमें जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है वो ये है कि किसी ने एक साथ लड़ने की अप्रोच नहीं अपनाई, बल्कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ता रहा, जिसकी वजह से वो यूनाइट नहीं हो पाए, और यूनाइट नहीं हो पाए तो ब्रिटिशर्स का सामना नहीं कर पाए। ठीक है, देन रीजंस फॉर फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, एक तो कॉमन रीजन हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया कि लैक ऑफ यूनिटी की वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो पहला चीज आती है लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एंड प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट यूनाइटेड, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे हर कोई। पुअर लीडरशिप, क्योंकि यूनाइटेड नहीं थे तो एक लीडरशिप नहीं हो सकता। ठीक है, एंड देन लिमिटेड स्प्रेड, बहुत ही लिमिटेड था, दैट इज साउथ इंडिया, पंजाब एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड। तो बिकॉज ये स्टेट जहां पे ब्रिटिश का मेनली एम्पायर सेटअप थी वहां पर तो कोई भी असर हुआ ही नहीं। ठीक है, देन सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री, तो जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उनके पास वेपन्स भी अच्छे थे, प्लस उनके पास एक कमांडिंग था, मतलब एक सेंटर ऑफ कमांड था, जिसकी वजह से उनके पास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होने के कारण वो जीत गए। देन सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसली स्टेट रूलर्स लाइक निजाम ऑफ हैदराबाद एंड स्किंडियास एंड पटियाला साइडेड विद द ब्रिटिशर्स। तो कुछ लोग इस लड़ाई में भी ब्रिटिशर्स का ही साथ दे रहे थे बिकॉज ऑफ सम पर्सनल बेनिफिट्स। ठीक है, देन इंपैक्ट क्या आया, तो सबसे पहले आया पॉलिटिकल इंपैक्ट। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आया, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हुआ, और जहां पे ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट जो है कंट्रोल ले लिया, और कंट्रोल लेने के लिए एक एक्ट बनाई गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट कंट्रोल देता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया। ठीक है, देन क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ। ठीक है, प्रॉमिस्ड नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन एंड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। तो बेसिकली क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने यह प्रॉमिस किया कि रिलीजन के मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्लस जो भी इंडियन लोग हैं जो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं या ब्रिटिश आर्मी के पार्ट है, उनके लिए इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे कि ब्रिटिशर्स के लोगों को मिलता है, मतलब ब्रिटेन के लोगों को जैसे मिलता है। देन एंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस हुई थी कि जो जिसका राजा का कोई बेटा नहीं होगा, मतलब मेल पर्सन कोई अगर लीगल एयर नहीं होगा तो उसका राज ब्रिटिश के पास आ जाएगा, तो वो चीज विड्रॉ कर ली गई। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए, पहला एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी फॉर स्टेट की, फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन। तो एक ब्रिटेन के अंदर एक नई पोस्ट बनाई गई जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया। ठीक है, और ये चीज क्रिएट हुई ब्रिटेन में। देन द गवर्नर जनरल वाज नाउ कॉल्ड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट। अभी तक जो गवर्नर जनरल कहते थे जिनको, उनको अब क्या कहने लगे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया का नाम आने लगा, प्लस जो फर्स्ट वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देन मिलिट्री चेंजेस को अगर देखा जाए तो सोल्जर्स जो थे वो बढ़ गए। ठीक है, एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो 2:1 में डिवाइड हो गए, मतलब दो हिस्सा इंडियंस का था, दो सोल्जर्स इंडियन के थे तो एक सोल्जर ब्रिटिशर का था। पहले क्या था, 87%, अगर मान लो 100 में से 87 सोल्जर्स इंडिया के थे और 100 ब्रिटिशर्स के थे। पर जब ये चीज रिवोल्ट हो गया तो उसके बाद दो सोल्जर्स, मतलब 50% पे आ गया मामला। ठीक है, और जो आर्टिलरी वगैरह थी, जो हथियार थे, वो स्ट्रिक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में रखे गए। ठीक है, क्योंकि सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया था तो उनसे बचा करके। देन रिक्रूटमेंट पॉलिसी शिफ्टेड टू पंजाब, गोरखास एंड पठान्स, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन बंगाल स्पाइस। तो बेसिकली अभी तक बंगाल पे ज्यादा रिलायंस हो रहा था, पर फिर शिफ्ट हो गया कहां, पंजाब, गोरखास एंड पठान्स पे। ठीक है, देन सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी क्या बनी, ब्रिटिश बिकेम कॉशियस अबाउट इंटरफेयरिंग इन सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी अलर्ट हो गई कि भाई इंडिया वालों को कुछ भी कर लो, पर उनके ट्रेडिशंस और उनके कस्टम्स और उनके बिलीफ को छेड़ो मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देन राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, यहां से शुरुआत हुई पूरी एकजुटता की, क्योंकि यहाँ पे फेलियर का एनालिसिस जब हुआ तब यही चीज सामने आई कि यूनाइटेड नहीं थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनलिज्म का एक बड़ा एस्पेक्ट सामने आया। ठीक है, द रिवोल्ट डिस्पाइट फेलियर इंस्पायर्ड फ्यूचर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो फ्यूचर जो फ्रीडम फाइटर्स का था उसको इंस्पायर किया, मतलब लोगों को एक जोश आ गया कि हम जब अलग अलग होकर के इतना डिस्प्यूट कर सकते हैं, इतना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो ये हम अगर एकजुट हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ नेशनल अवेकनिंग एंड द रियलाइजेशन दैट ब्रिटिश रूल कुड बी चैलेंज। तो पहले जब लोग निराश थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ किया ही नहीं जा सकता, वहां पे एक उम्मीद की किरण जाग गई, और उम्मीद की किरण जागने पे ये पता लगा कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं उनको। ठीक है, देन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि ये स्पॉय म्यूटिनी थी, मतलब सोल्जर्स की थी, मतलब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी ये स्ट्रगल था, लिमिटेड टू आर्मी ग्रीवेंसेस, मतलब आर्मी के ग्रीवेंसेस तक ये लिमिटेड था। एंड देन इंडियन नेशनलिस्ट्स को क्या कहा, व्यूड इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको माना,
एंड देन मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, कंसिडर्ड इट अ पॉपुलर अपराइजिंग विद बोथ नेशनल एंड लोकल एलिमेंट्स। तो इन्होंने, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, उन्होंने इसको जो है नेशनल और लोकल एलिमेंट्स के साथ पॉपुलर अपराइजिंग इसको कहा, मतलब जनता की अपराइजिंग। ठीक है, देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ओवर हो जाता है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये फाइनली यहाँ पे हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉजेज फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सोशल बेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो क्या कॉज था, इंडियन नेशनलिज्म किस तरीके से बना, और क्या था सोशल बेसिस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट इसके बाद हुई, जो फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट्स हुई, उसका सोशल बेसिस क्या था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनलिज्म जो था वो स्टार्ट हुआ इन लेट 19th सेंचुरी एज अ रिएक्शन टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉलिटिकल सप्रेशन। तो बेसिकली अगर इंट्रोडक्शन के कीवर्ड्स देखोगे आप, तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि पहला वर्ड है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। जो कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अपनी कॉलोनीज को जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एंड देन पॉलिटिकली जो सप्रेस करा जा रहा था, मतलब जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी अगेंस्ट द इंडियन बनाई जा रही थी, तो ये चीज के अगेंस्ट ये शुरू हुआ। देन इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां से एक पॉलिटिकल पार्टी का इमर्जेंस हुआ, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 प्रोवाइडेड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस। तो बेसिकली जो लोग अपनी बातें रखना चाहते थे पॉलिटिकली, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, ठीक है, ताकि लोग अपनी बात को रख सके। देन अ ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, सोशियो कल्चरल अवेकनिंग एंड इंटेलेक्चुअल रिनाइंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट contributed to the rise of the movement। तो बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स थे, पहले तो आपको कीवर्ड समझ रहे हैं कि क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म बढ़ा, एंड देन जो मेन चीज था वो क्या था, ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रीवेंस, जो लोग सफर कर रहे थे, जैसे एग्रीकल्चर का शिफ्ट हो गया कॉमर्शियलाइजेशन पे। देन सोशियो कल्चरल अवेकनिंग, जो जिस तरीके से जो हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो रहा था वो चीज है। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ एक तरीके से, जिस चीज का ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद इंडिपेंडेंस की बात। अब आ जाओ इसके सब पार्ट पे, दैट इज फर्स्ट वाज द इंट्रोडक्शन, नाउ कॉजेस फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्या कॉज थे जिसकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म बढ़ा। तो सबसे पहले आ जाओ पॉलिटिकल कॉज, तो ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी हम डिस्कस कर ही चुके, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें इन्होंने बोला कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो वो चीज, वो राज्य इनके में मर्ज हो जाएगा, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ मर्ज हो जाएगा। देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इंडियंस वर ट्रीटेड एज इंफीरियर, इंडिया में आके इंडियंस को ही इंफीरियर मानते थे। एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई पोस्ट इन मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज, तो जो सिविल सर्विसेज और जो मिलिट्री जॉब्स थी उसमें इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, और ये चीज हमें कहां देखने को मिली है, आरआरआर में भी देखने को मिली है मूवी में, ठीक है, हालांकि इमेजिनरी है पर रियलिस्टिक कुछ भी चीजें हो जाती है। देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, मतलब द अपोजिशन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियन जजेस हाईलाइटेड रेशनल प्रूडेंस अवेकनिंग एजुकेटेड इंडियंस। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये जो बिल आया इसमें क्या हुआ, जो इंडियन जजेस थे, जो इंडियन जजेस बनाए गए, जो हमारा कोर्ट सिस्टम हमने जो पढ़ा था, उस कोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इंडियन जजेस को अपॉइंट किया गया, उसको यूरोपियंस ने बहुत ज्यादा उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी, ठीक है, और जिसकी वजह से रेशियल प्रेजुडिस हो गया कि जो इंडियंस थे ये माना गया कि वो ब्रिटेन का लॉ नहीं समझ सकते, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको यहाँ पे थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई, ठीक है। देन फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, ये क्या हुआ, ये फेल हो गया, ठीक है, कैसे, बिकॉज इट गिव मिनिमल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट बनाई गई और उसमें इंडियन को ही रिप्रेजेंटेशन कम से कम दिया गया, ठीक है, तो इस वजह से ये फेल हो गए, ठीक है। Then finally, divide and rule policy. After the revolt of 1857, the British encouraged communal divisions, creating resentment. तो बेसिकली जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये चीज ब्रिटिशर्स ने भी स्टडी करा कि अगर ये सब एक यूनाइट हो जाते और यूनाइट होकर हम पे अटैक करते तो कहीं ना कहीं हम लोग को छोड़ना पड़ता, देश भागना पड़ता यहाँ से। तो उस केस में उन्होंने भी इस चीज का एनालिसिस करा, क्योंकि यूनाइटेड नहीं थे इसलिए हार गए, तो उन्होंने उसी चीज को आगे प्रमोट कर दिया कि कम्युनल डिवीजन बना रहे और जो रिसेंटमेंट है वो ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। देन इकोनॉमिक कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज समझते हैं।
ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो जो हमारी वेल्थ थी, जो इंडिया में थी, जो वेल्थ हमारा बोला जाता ना, भारत सोने की चिड़िया, तो वो चीज जो थी वो चीज ड्रेन हो रही थी, मतलब जो भारत का पैसा था वो ब्रिटिश में जा रहा था, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसीज ड्रेन इंडियन रिसोर्सेज टू इंग्लैंड, तो जो इंडिया के रिसोर्सेज थे, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो इंग्लैंड को फायदा करा रही थी, ना कि इंडियंस को। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो जो इंडिया में जो इंडियन प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे उसको डिस्ट्रक्ट किया गया, कैसे? ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके सस्ते रेट पे, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। इंपोर्ट्स स्पेशली टेक्सटाइल्स, जो कपड़ों का काम था, डिस्ट्रॉयड इंडियन लोकल इंडस्ट्रीज एंड कॉज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, तो जब लोकल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई तो ऑब्वियस बात है कि एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट होगा, ठीक है। देन एक्सप्लॉइटिव एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया गया वो बड़ा एक्सप्लॉइटिंग था, बिकॉज उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा इंपोज थे, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आई, रियोतवारी है एंड महालवारी सिस्टम को ओवरबर्डन करके पीजेंट से हाई टैक्सेस वसूल किए गए, ठीक है। देन फेमाइन्स एंड पॉवर्टी, मतलब सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो कम हो गया, जिसकी वजह से पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड देन राइज ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे जीडी बिरला एंड जमशेद जी टाटा, ठीक है, सपोर्टेड इंडियन नेशनलिज्म एज ब्रिटिश पॉलिसीज हिंडर्ड इंडियन ट्रेड, तो बेसिकली जो उस वक्त के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट करा, क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेड को हिंडर कर रही थी, इसलिए, ठीक है। देन सोशल एंड कल्चरल कॉज क्या था इंडियन नेशनलिज्म का? पहला, रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश, तो ये मानते थे कि जो इंडियंस हैं वो डाउन है एज कंपेयर टू ब्रिटिश, ठीक है। देन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती प्रमोटेड नेशनल प्राइड, एरेडिकेटेड सोशल एविल्स एंड इनकरेज यूनिटी, तो बेसिकली जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, जैसे कि जो लीडर्स थे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ये सब लोग इन्होंने बड़ा प्रमोट किया किस चीज को? यूनिटी को और नेशनलिज्म को, ताकि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो लोगों को इंडिविजुअली सफर करना पड़ रहा है, वो अगर एक साथ आ जाएंगे जिससे हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने सोशल इविल्स जैसे सती प्रथा वगैरह को इसको हटाया, ठीक है। देन रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल था जो प्रेस और लिटरेचर था, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर था, अमृत बाजार पत्रिका एंड केसरी क्रिएटेड नेशनल अवेयरनेस, तो ये जो पेपर न्यूज़पेपर के थ्रू एक नेशनल अवेयरनेस क्रिएट हुई, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कुछ एक स्ट्रगल हो रहा है, तो उस स्ट्रगल को पूरे देश तक पहुंचाया जा रहा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था जो कि नेशनल अवेयरनेस को हेल्प कर रहा था, ठीक है। देन रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, तो जो इंडिया का पास्ट था, किस तरीके से खुशहाल थे लोग, उस चीज को रिडिस्कवर किया गया, ठीक है। कैसे? ओरिएंटलिस्ट लाइक विलियम जोन्स एंड इंडियन स्कॉलर्स रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर हेरिटेज इंस्पायरिंग प्राइड अमंग द इंडियन, तो जब इंडिया को इंडिया के प्राइड के बारे में बताया गया, जो हेरिटेज के बारे में बताया गया, तो उन्हें बड़ा प्राइड फील हुआ और जिसकी वजह से वो एकजुट हो पाए, ठीक है। देन इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो लोगों के पास पैसा था उन्होंने अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था, ठीक है। इट क्रिएटेड क्लास ऑफ एजुकेशन इंडियंस हु अंडरस्टूड कांसेप्ट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। देन इंग्लिश लैंग्वेज एज यूनिफाइंग टूल, ठीक है, इट ब्रिज्ड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस एंड फॉस्टर्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो यहां से जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उससे यूनिटी को ड्राइव किया गया। देन आता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थिंकर्स, तो इंडियन थिंकर्स ने भी इन्फ्लुएंस किया, कैसे? दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे एंड अदर क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड इनकरेज इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो बेसिकली इन लोगों ने जो ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो मतलब जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज करा, प्लस इंडियन जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को इन्होंने प्रमोट करा, मतलब एटलीस्ट इकोनॉमिक लेवल पे तो नेशनलिज्म होना चाहिए, मतलब देश के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। देन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को देखा जाए तो इंस्पिरेशन फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज, तो यहां से इंस्पिरेशन मिला, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड इंडियन विद आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड सेल्फ रूल, तो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला, यहां से इनको इंस्पिरेशन मिला कि भाई लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, और सेल्फ रूल का प्रोविजन होना चाहिए, मतलब हम अपने रूल्स खुद होने चाहिए, ठीक है। देन एशियन नेशनलिज्म आया, मूवमेंट इन जापान, तुर्कमेन एंड चाइना मोटिवेटेड इंडियंस टू फाइट कॉलोनीज, तो बेसिकली जो जापान वगैरह में जो मूवमेंट चल रही थी, एशिया में जो मूवमेंट चल रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने इंस्पायर करा, ठीक है। एंड देन इंडियन डायस्पोरा, दैट इज लीडर लाइक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका एंड दादाभाई नौरोजी यूके इन्फ्लुएंस्ड नेशनल थिंकिंग, तो इन लोगों ने नेशनल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करा बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड देन अब क्या रोल था
अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन मतलब जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडिया की थी उसका क्या रोल रहा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक्टेड एज प्रोसिक्यूटर्स टू आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नर्चर्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को नर्चर किया, मतलब बड़ा किया दिमाग में, ठीक है। देन सोशल बेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या है सोशल बेसिस? तो पहला इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई उससे निकल के आई मिडिल क्लास कम्युनिटी, ठीक है। दैट इज एजुकेटेड एलाइट्स लाइक लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, क्लर्क फॉर्म द बैकबोन ऑफ द अर्ली नेशनल मूवमेंट। बिकॉज आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2, ठीक है। तो उसमें ये चीज दिखाया गया है कि लॉयर का क्या रोल रहा है, टीचर्स का क्या रोल है, जर्नलिस्ट का बेसिकली रोल दिखाया गया। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये रोल दिखाया गया कि जो न्यू मिडिल क्लास थी मतलब जो एजुकेटेड कम्युनिटी थी उसका भी रोल था इन नेशनलिज्म, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूडेड लीडर्स लाइक सुरेंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो बेसिकली ये लीडर्स कहां से थे, न्यू मिडिल क्लास कम्युनिटी से, ठीक है। देन रोल ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, तो इनका भी रोल था क्या, तो जो स्ट्रगल फेज थी उसमें अर्ली फेज जो था उसको एलाइट्स रन करते थे, पर जो लेटेस्ट स्टेज थी उसको पीजेंट्स एंड वर्कर्स के थ्रू लेट कराया जाता था, जैसे बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी, जो कि एक अच्छे लीडर निकल के सामने आए, ठीक है। देन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज led the social foundation by addressing issues like caste discrimination, widow remarriage and education। तो बेसिकली ये जो कुछ मूवमेंट शुरू हुई जो हमने प्रीवियस यूनिट में डिस्कस करी थी यूनिट 1 में, तो इन्होंने कुछ इश्यूज को सामने लाए और जिसकी वजह से एक नेशनलिज्म मूवमेंट शुरू हुई इन स्मॉल सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। फिर आई यूनिटी अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज, तो जो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज थी उनके बीच में यूनिटी आई, ठीक है। शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, किस तरीके से कॉलोनी होने के नाते उनको एक्सप्लॉयट किया गया, ठीक है। And united Hindu, Muslim, Sikh and other communities during early nationalist phases, though later the communal tension arose। तो इनिशियली जब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो हिंदू, मुस्लिम और सिख या अदर कम्युनिटीज के सारे लोग एक साथ जुटे, पर अर्ली नेशनलिस्ट फेज के बाद क्या हुआ कि उनमें फिर से कम्युनल टेंशन आई और जिसकी वजह से डिवाइड हो गए वो लोग फिर से, ठीक है। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, दैट इज आफ्टर द कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन एंड हो जाता है। एंड देन फाइनली क्विक रिवीजन टेबल, ठीक है। तो ये आपकी क्विक रिवीजन टेबल का एस्पेक्ट है, इसको वीडियो पॉज करके एक बार टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एग्जाम में रिवीजन करना है इनिशियली या फिर फाइनल स्टेज पे, तो उस केस में आप इस टेबल को एक रेफरेंस की तरह देख सकते हो कि किस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। इसमें पूरा मेंशन्ड है रिलेटेड टू कॉज एंड व्हाट वाज द रीजंस, ठीक है। देन ये आपके कॉजेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर टेबल है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कॉज ये वाला खत्म होता है एंड देन फाइनली इंटेलेक्चुअल कॉजेस, ठीक है। ये आपका इंटेलेक्चुअल कॉजेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल कॉज है, यहाँ पे खत्म हो गया। एंड देन फाइनली इंटरनेशनल फैक्टर्स है, फ्रीडम फाइट फॉर अमेरिका एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका इंटरनेशनल फैक्टर खत्म हो गए। एंड देन फाइनली द रोल ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, क्या रोल था पॉलिटिकल एसोसिएशन का, यहाँ पे ये है एक ब्रीफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। देन यहां से शुरू हो जाती है आपकी सोशल बेस फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो क्या सोशल बेसिस थे वो चीज यहां से एक फिर से रिवीजन फॉर्म में टेबल है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज एजुकेटेड मिडिल क्लास, फिर पीजेंट्स एंड वर्कर्स, इनका क्या रोल था, ठीक है। एंड देन सोशल रिफॉर्म्स जो कि डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्ट हुई उनका क्या रोल था। एंड देन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ने भी रोल प्ले किया, दैट इज पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग स्वदेशी एंड गांधीयन फेजेस। तो बेसिकली इनका भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बाय सेल्फ बेस्ड इनकम शुरू हुई, तो इसके अभी इनका भी रोल शुरू हुआ। एंड देन प्रेस एंड लिटरेचर का रोल जो था, उन्होंने किस तरीके से नेशनलिस्ट आइडिया को पूरे देश में फैलाया, ठीक है। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स जेनेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये जो बनी वो दिसंबर 1885 में बनी, मतलब आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के अंदर जो इंडियन की एक्सप्रेशंस थे, जो व्यू पॉइंट्स थे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है। एंड देन प्लेड अ पाइवोटल रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है। देन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट बॉडी to mass based revolutionary movement
इन 20th सेंचुरी। ठीक है, तो इनका रेवोल्यूशन स्टेज डिफरेंट टाइप का इनका वे ऑफ एक्शन था, दैट इज नॉन वायलेंस वगैरह। ठीक है, तो ये इन्होंने रिफॉर्म करा पूरे देश को। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड डाइवर्स सोशल ग्रुप को इन्होंने यूनाइट करा। ठीक है, एक्टेड एज फोरम फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन, तो पॉलिटिकल एजुकेशन का फोरम बने, मतलब जहां पर आकर के लोग पॉलिटिक्स को समझना चाहते थे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली बिकम द प्रिंसिपल लीडर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई इसके बाद उसके प्रिंसिपल लीडर बन गए, बिकॉज पॉलिटिकल लेवल पे समझ रखने वाले यही लोग। जेनेसिस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या जेनेसिस था? तो पहला हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बिफोर 1885 को अगर देखा जाए तो अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कौन सी थी? वो इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सब थी जिन्होंने सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को उठाया था। ठीक है, देन रोल ऑफ एजुकेटेड इंडियन क्या होता था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो वो जो एजुकेटेड इंडियन थे वो ग्रोइंग क्लास थी, मतलब वो बढ़ रही थी। ठीक है, एजुकेटेड इंडियन बिगन डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू डेमोक्रेटिक आइडियाज। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से जो पढ़े हुए लोग थे, जो एजुकेशन ली थी उन्होंने क्या करा? उन्होंने शुरुआत करी पॉलिटिकल राइट्स के डिमांड करने की। ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए था क्या? पॉलिटिकल राइट्स प्लस रिप्रेजेंटेशन, उनकी बात को सुना जाए, बिकॉज वो वेस्टर्न एजुकेशन से इंस्पायर्ड थे, सुना पढ़ के आए थे वहां से, तो उन्हें पता था कि डेमोक्रेटिक आइडियाज किस तरीके के होते हैं। ठीक है, देन इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल, तो जो इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, वो एक तरीके की मूवमेंट थी बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, देन फेलियर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू लिसन, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सुनती नहीं थी लोगों की बात, क्योंकि उसको अपने ही लोगों के फायदा करना था, हमारा तो करना नहीं था, तो जिसकी वजह से वो सुनते नहीं थे, और जिसकी वजह से एक नीड आई, एक अर्ज आई लोगों को कि उनकी बात रखने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्ली पॉलिटिकल पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशन टू ब्रिटिश वर इग्नोर्ड, creating the need for all India body, that is Indian National Congress। ठीक है, then foundation of इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे हुआ? ठीक है, तो ये बॉम्बे में फाउंड हुई इन दिसंबर 1885, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, द फर्स्ट सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय WC बैनर्जी, दैट इज उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, देन A.O. ह्यूम, a retired British civil servant, played a main role in facilitating its formation to provide safe valve फॉर ग्रोइंग इंडियन पॉलिटिकल डिसकंटेंट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था उसको उन्होंने फैसिलिटेट करा। ठीक है, और इन्होंने सेफ वॉल्व की तरह प्रोवाइड करा ताकि जो इंडियन पॉलिटिकल डिसकंटेंट हो रहा था उसको रोका जा सके। देन 72 डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन, तो जो फर्स्ट सेशन हुआ वो 72 डेलीगेट से अटेंड करा, मतलब 72% से अटेंड करा, एंड रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स रीजन्स ऑफ इंडिया। तो जो अलग अलग जगहों से लोग आए थे उन्होंने 72 लोगों ने उसको अटेंड करा, जो कि डिफरेंट डाइवर्स रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, देन थ्योरीज ऑन फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, क्या था थ्योरीज? तो पहला सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, दैट मींस सम हिस्टोरियंस आर्ग्यू A.O. ह्यूम established INC to provide peaceful outlet for Indian anger, preventing violent uprising। तो बेसिकली जो A.O. ह्यूम का फैसिलिटेशन था फॉर INC वो सिर्फ इसलिए था कि जो इंडिया का आउटरीच हो रहा था, जो गुस्से में आ रहा था, वो पीसफुल हो जाए, और जो वायलेंट अपब्रिंगिंग थी उसको नॉन वायलेंस के माध्यम पे जुड़ा जा सके। ठीक है, द नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है इस चीज का? कि आर्ग्यू दैट INC वाज नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ राइजिंग इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड नॉट मेरली ह्यूम्स इनिशिएटिव। तो इनका ये कहना था कि A.O. ह्यूम्स का कोई इनिशिएटिव नहीं था, बल्कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो वैसे भी आता ही, A.O. ह्यूम्स का उसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था। ठीक है, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे? तो पहले अर्ली एम्स को अगर डिस्कस किया जाए तो पहला आता है प्रमोट यूनिटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। तो भाई यूनिटी को एकजुट होना प्लस देश के बारे में सोचना, उसके बारे में इन्होंने प्रमोशन किया। देन क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, तो पॉलिटिकल डायलॉग मतलब पॉलिटिकल बात अगर किसी को अपनी रखनी है, कोई एक्सप्रेशन देना है, तो उस चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, देन एजुकेट एंड पॉलिटिसाइज द मासेस, तो जो जनता थी उसको एजुकेट करा और उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में बताया। देन सीक रिफॉर्म्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मींस है, जो आज के डेट में जिस तरीके से रिफॉर्म्स आते हैं उसी तरीके से इन्होंने रिफॉर्म्स की डिमांड करी। ठीक है, डिमांडेड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें रिप्रेजेंटेशन मांगा, जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन मांगा, ताकि इंडिया की भलाई के लिए कुछ चीज हो सके, इंडिया के लोगों के लिए कुछ चीज की जा सके। ठीक है, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो जो मिलिट्री भी खर्चा हो रहा था उसको कम करने की बात करी, और जो सर्विसेज होती थी ब्रिटिशर्स की सर्विसेज, उसमें इंडियन लोगों को इंट्रोड्यूस करने की बात करी। ठीक है, देन फॉस्टर लॉयल्टी वाइल सीकिंग जस्टिस, तो इन्होंने लॉयल्टी को भी बना के रखा टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, पर जस्टिस भी डिमांड करी। ठीक है, अर्ली लीडर्स बिलीव्ड इन लॉयल
कॉपरेशन विद द ब्रिटिश वाइल प्रेसिंग फॉर रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स की भी डिमांड कर रहे थे, प्लस ब्रिटिश के प्रति लॉयल भी थे, ठीक है। देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? पहला, क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो जिस तरीके से वेल्थ इंडिया की ड्रेन हो रही थी उसको क्रिटिसाइज करा। देन डिमांडेड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी डिमांड करा। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, इंकरेजमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इनका एम ये था कि जो लैंड रेवेन्यू उसको कम करो, प्लस इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन्हें बेटर बनाओ फॉर इंडियंस, ठीक है। देन पॉलिटिकल डिमांड देखा जाए तो एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को इंट्रोड्यूस करो ज्यादा लेवल पे, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस एंड राइट टू पेटिशन, ये चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। तो बेसिकली जब हमारा फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे तब ये चीज इन्होंने डिमांड करी कि कम से कम इतनी फ्रीडम तो दो, ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर इंडियन, तो जॉब्स इंडिया की जॉब्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। देन सोशल एंड एजुकेशनल एम क्या था? तो पहला, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, बिकॉज जो आईएनसी के लीडर्स थे वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने स्प्रेड करा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, ताकि लोग उस सिस्टम से अवेयर हो सके जिसपे ब्रिटिशर्स वर्क करते। देन सोशल रिफॉर्म्स क्या? वर्क्स टुवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ एविल्स लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सती एंड अनटचेबिलिटी। तो इन्होंने भी इस जो एविल प्रैक्टिसेस थी इंडिया की उसके अगेंस्ट वर्क किया, दैट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सती एंड अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट वर्क करा, ठीक है। देन लेटर डेवलपमेंट्स क्या हुआ? जो ऑब्जेक्टिव इनके बदले लेटर बाद में क्या बदले? आफ्टर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एम जो थे वो और ज्यादा रेडिकल हो गए। कैसा? सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज की बात करी इन्होंने कि भाई हमें अपना राज चाहिए, मतलब स्वराज, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, तो बेसिकली ये लीडर्स थे जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। तो स्वराज के बाद इन्होंने बात करी प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनको बॉयकॉट किया और जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स थे उनको प्रमोट किया, ठीक है। देन मास मोबिलाइजेशन, मतलब एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल स्ट्रगल बियॉन्ड एजुकेटेड एलाइट टू पीजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन, तो यहां तक इन्होंने मतलब जो एजुकेटेड पर्सन थे उनके बियॉन्ड लेके गए, मतलब कौन? पीजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन तक इस चीज को लेके गए। देन रोल ऑफ अर्ली लीडरशिप क्या था? मॉडरेट्स का दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये लोग जो थे वो लीडर्स थे, ठीक है। बिलीव्ड इन पेटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, तो इनका ये बिलीव था कि भाई जो पेटिशंस है, मतलब जो कोर्ट्स का मामला है, कोर्ट के थ्रू आप जस्टिस क्लेम करो, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को और धीरे धीरे रिफॉर्म करने को इन्होंने प्रमोट करा। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये मॉडरेट्स थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था जो कि थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। एडवोकेटेड स्वराज, इन्होंने स्वराज को एडवोकेट करा। देन बॉयकॉट एंड मैसिव रेजिस्टेंस को इन्होंने सपोर्ट करा, मतलब थोड़ा सा वायलेंट वे में, ठीक है। एंड देन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंपैक्ट क्या था? इसका फॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या आया? तो पहला आया नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो प्रोवाइडेड यूनिफाइड फोरम फॉर एक्सप्रेसिंग इंडियन ग्रीवेंसेस, तो अगर किसी इंडियन पर्सन की कोई ग्रीवेंस है उसके लिए इन्होंने एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया ताकि हर कोई आकर के यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस को रख सके। देन पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब एजुकेटेड द मासेस अबाउट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट्स, तो इन्होंने जो जनता है, जो देश की जनता थी, उसको एक्सप्लॉयटेशन और राइट्स के बारे में बताया, उनको जागरूक किया। देन फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स, दैट इज लेट द ग्राउंड वर्क फॉर गांधीयन मूवमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट्स हुई गांधी जी की प्रिंसिपल पे बेस्ड, उसके पीछे का फाउंडेशन इन्होंने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखा, ठीक है। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन खत्म नहीं होगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इस चीज का कंक्लूजन हो जाता है, दैट इज द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट। तो ये बेसिकली आपके लास्ट सेट ऑफ टॉपिक्स है, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट 2, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को डिस्कस करते हैं। तो कौन थे मॉडरेट्स, ठीक है। तो मॉडरेट्स वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप जिसको बोला जाता है उसको मॉडरेट्स बोला जाता है, ठीक है। दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड्स टू गेन रिफॉर्म्स फ्रॉम ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के थ्रू रिफॉर्म लेने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को प्लस पीसफुल मेथड को इन्होंने प्रमोट करा, ठीक है। मेन लीडर्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी एंड एम.जी. रानाडे, ठीक है। तो बेसिकली ये मेन लीडर्स थे, इनके एक दो के नाम आप याद कर लेना फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन मेथड्स क्या थे इनके? तो मेथड्स देखें अगर, तो पेटिशंस, प्रेयर्स एंड मेमोरियल्स, जैसे हम लोग करते हैं कोर्ट्स में, ठीक है, तो उस तरीके से लगाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। रेजोल्यूशंस
एंड डेलीगेशंस टू एक्सपोज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। तो ये रेजोल्यूशंस और डेलीगेशंस करते थे ताकि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ रही है इंडिया को वो चीज एक्सपोज की जा सके, ठीक है। देन इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल, तो जो इकोनॉमिक रूल बनाए थे ब्रिटिशर्स ने उसको क्रिटिसाइज करा इन्होंने, ठीक है। देन डिमांडेड फॉर रिप्रेजेंटेशन, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन डिमांड करी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। उसके बाद देखें तो अचीवमेंट क्या है, पहला क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करी। देन प्रेशर्ड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स, इन्होंने ब्रिटिशर्स पे रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर करा बिकॉज इनके साथ जनता जुड़ चुकी थी, ठीक है। रिजल्टिंग इन इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें लिमिटेड एक्सेस तो एटलीस्ट मिल गया इंडियंस को। एंड देन स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज थ्रू न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्होंने अवेयरनेस फैलाई, जो कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात करी थी, ठीक है। देन फाइनली हु आर दे, हु आर द एक्सट्रीमिस्ट। अब अभी तक हमने मॉडरेट्स की बात करी जो कि फर्स्ट जनरेशन थी, अब एक्सट्रीमिस्ट को देखते हैं। दैट इज अर्ली 20th सेंचुरी में न्यू ग्रुप ऑफ लीडर इमर्ज हुए जो कि एक्सट्रीमिस्ट कहलाए गए। दे बिलीव इन डायरेक्ट एक्शन, सेल्फ रिलायंस, बॉयकॉट एंड स्वदेशी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट एक्शन लेना उचित समझा, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग पिटिशंस इन्होंने डायरेक्ट एक्शन लेना उचित समझा और खुद पे भरोसा, स्वराज की डिमांड करी। एंड देन बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करी, मतलब जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स है उनको बॉयकॉट करा। एंड स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट करा, मतलब स्वदेशी चीज को, अपने कुछ चीजों को इन्होंने सपोर्ट करा। तो इसके मेन लीडर्स कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाल लाजपत राय वगैरह, ये इनके पॉलिटिकल लीडर थे। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा लाल, बाल और पाल, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाजपत राय, ठीक है। तो मेथड्स क्या थे इनका, पहला बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, तो जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको बॉयकॉट करना। एंड जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं जो अपने देश में बन रहे हैं उनको प्रमोट करना। पैसिव रेजिस्टेंस एंड मास मोबिलाइजेशन, इन्होंने पैसिवली रेजिस्ट करा, ठीक है। देन यूज ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो इन्होंने उस चीज को यूज करा टू स्प्रेड पैट्रियोटिज्म, ताकि देशभक्ति को जगाया जा सके। एंड देन एम्फेसिस ऑन सेल्फ रूल, दैट इज स्वराज एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को इन्होंने एम्फेसिस करा कि मतलब पहले तो सेल्फ रूल होना चाहिए कि हम अपने रूलर खुद हो, प्लस इकोनॉमिकली हम इंडिपेंडेंट हो ताकि कोई भी इशू हमारी इकोनॉमी पे ना आ सके। एंड देन डिफरेंस क्या है इन दोनों के, तो पहला अप्रोच का कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल और पेटिशनल अप्रोच था, इनका डायरेक्ट एक्शन था, ठीक है। गोल अगर देखें तो इनका रिफॉर्म्स चाहिए थे इनको ब्रिटिश रूल के अंदर, पर इन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट सेल्फ रूल, ठीक है। इन्हें ब्रिटिश रूल के अंदर ही रहकर इनको रिफॉर्म्स चाहिए थे अपने लिए, पर इन्हें ब्रिटिश रूल को ही खत्म करना था, ठीक है। देन लीडर्स कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये इनके लीडर्स थे। एंड देन फेज क्या था, 1885 से 1905 तक का फेज था इनका, 20 साल का। एंड देन 1905 से 1917 इनका 12 इयर्स का फेज था, ठीक है। देन मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम एक टेबल को डिस्कस करें तो ये इनके लीडर्स का डिफरेंस है कि कौन मॉडरेट्स के लीडर्स थे, कौन एक्सट्रीमिस्ट के, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है, ठीक है। ये लीडर्स हो गए। एंड देन गोल हम डिस्कस कर चुके, ठीक है, जिसमें मॉडरेट्स चाहते थे ब्रिटिश रिफॉर्म के अंदर ही रिफॉर्म्स होते रहे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे स्वराज, ठीक है। और अप्रोच को अगर देखा जाए तो इनकी अप्रोच, जो मॉडरेट की अप्रोच थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स थी और पिटिशंस थी, और जो एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच थी वो थी हमारी डायरेक्ट, ठीक है। ये अप्रोच हो गई। अब देन उसके बाद आता है हमारा मेथड्स क्या थे, तो मेथड्स ऑब्वियसली सेंडिंग डेलीगेशन टू ब्रिटेन, तो इनका एप्लीकेशन और पिटिशंस जाती थी और वो जो करते थे वो बॉयकॉट करते थे सीधा और स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करते थे, ठीक है। यूज ऑफ प्रेस टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसीज, ये प्रेस को यूज करते थे और वो पब्लिक मीटिंग्स करते थे, स्ट्राइक करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो ये इन दोनों का वे ऑफ ऑपरेशन था, ठीक है। देन आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बिलीव इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, लॉयल कॉपरेशन, तो ये बिलीव करते थे, जो ब्रिटिश का जस्टिस सिस्टम था उस पर बिलीव करते थे, प्लस ये लोग लॉयल रहते थे ब्रिटिशर्स के लिए। पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सेल्फ रिलायंस थे और डायरेक्ट एक्शन लेते थे, डिस्ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश इंटेंशन, तो इनको ब्रिटिश के इंटेंशंस पे भरोसा नहीं होता था, ठीक है। देन इकोनॉमिक व्यूज को देखा जाए तो क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रेन वेल्थ, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था इंडिया का, उसको क्रिटिसाइज करा, और इन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक वेल्थ को पूरा इंडिया में लाने की बात करी, दैट मींस स्वदेशी इंडस्ट्रीज को उन्होंने उठाया, उन्होंने उसकी बात करी कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन इंपॉर्टेंट इवेंट को अगर देखा जाए तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ 1885 में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, ये सब चीजें इसमें हुई, ठीक है। देन उसके बाद अचीवमेंट को अगर देखें तो अचीवमेंट का मतलब क्या है कि क्या क्या इन्होंने अचीव करा, तो मॉडरेट्स ने अचीव करा पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग इंडियन, तो जो भारत की जनता थी उसको पॉलिटिकली अवेक करने का मॉडरेट्स का बहुत बड़ा रोल है। और जो एक्सट्रीमिस्ट का था उनका अचीवमेंट क्या है, मेड अ नेशनलिस्ट मास मूवमेंट, तो उन्होंने ये लोगों को यूनाइट करके नेशनलिस्ट मास मूवमेंट को शुरू करा, ठीक है। तो स्वराज की डिमांड को सेट करा एंड सेट द स्टेज फॉर गांधीयन मास स्ट्रगल्स, तो जो गांधी जी के बाद के स्ट्रगल्स है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है,
क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सारी मूवमेंट्स इसके बेसिस पे आई। देन लिमिटेशंस क्या थी, ओवर रिलायंस ऑन ब्रिटिश गुडविल, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर इनका ओवर रिलायंस था, मतलब जो मॉडरेट्स थे उनका ओवर रिलायंस, मतलब पूरा भरोसा था ब्रिटिशर्स के ऊपर। पर जो इनकी लिमिटेशंस थी वो लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इनके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी, किसके पास, एक्सट्रीमिस्ट के पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। और सप्रेशन बाय ब्रिटिश पोस्ट 1908, तो 1908 के बाद सप्रेशन हुआ बाय द ब्रिटिश, बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट सब टॉपिक आ जाता है, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल का पार्टीशन, ठीक है, अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 19th जुलाई 1905, इफेक्टिव फ्रॉम 18th अक्टूबर 1905, ठीक है। तो 1905 को ऑर्डर किया गया, ठीक है, और ये इफेक्टिव कब हुआ, 18 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल को डिवाइड कर दिया गया किसमें, दो चीजों में, दैट इज ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, एंड वेस्टर्न बंगाल, इसको कलकत्ता बोल दिया गया, उसको ढाका, ठीक है। मुस्लिम मेजोरिटी हो गई यहाँ पे ईस्ट वाले पार्ट में, और वेस्ट वाले पार्ट में हिंदू मेजोरिटी हो गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ कम्युनल क्राइसिस, ठीक है। देन ब्रिटिश जस्टिफिकेशन अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो गया, एज बंगाल वाज लार्ज एंड डिफिकल्ट टू गवर्न, तो बंगाल बड़ा स्टेट था तो उसको गवर्न करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उन्होंने इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि उनको इजी हो जाए। एंड देन रियल इंटेंशन क्या थे, रियल इंटेंशन हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थे कि भाई अगर यूनिटी हो गई हिंदू और मुस्लिम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनको डिवाइड कर दो ताकि यूनिटी कभी भी ना हो पाए। टारगेटेड बंगाल बिकॉज इट वाज द हब ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म, तो बंगाल जो था वो नेशनलिज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म का हब था, जिसकी वजह से उन्होंने बंगाल को टारगेट करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन रिएक्शंस क्या था, पार्टीशन फेस्ड मैसिव ऑपोजिशन, तो इन्होंने इस पार्टीशन को बहुत अपोज करा, जो जनता थी उसने, ठीक है। एंड देन observed 16th October 1905 as a day of mourning and unity with Raksha Bandhan being celebrated as symbol of Hindu-Muslim brotherhood, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। एंड देन दिस ऑपोजिशन गिव बर्थ टू स्वदेशी मूवमेंट, तो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बर्थ दिया, इस ऑपरेशन ने स्वदेशी मूवमेंट को बर्थ दिया, मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करा गया, ठीक है। अब आ जाओ स्वदेशी मूवमेंट, इसी से कंटिन्यू हो जाता है हमारा सब टॉपिक है, हमारा सब टॉपिक है दैट इज स्वदेशी मूवमेंट का अगर मीनिंग एंड ओरिजिन देखें, स्वदेशी मींस ऑफ वंस ओन कंट्री, तो स्वदेशी मतलब हमारे देश की, ठीक है, ऑब्वियसली। देन इट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बट सून बिकेम अ नेशनल मूवमेंट एंड डिमांडिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। तो बेसिकली ये स्टार्ट इसलिए हुआ था कि बंगाल का इन्होंने डिवीजन कर दिया था, पर बाद में क्या बन गया, नेशनल मूवमेंट बन गया, और इन्होंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात इसी स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू करी, ठीक है। देन प्रोग्राम्स क्या थे इस मूवमेंट के, पहला बॉयकॉट करो, किसको, ब्रिटिश सर्विसेज को या ब्रिटिश गुड्स को। प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करो, ठीक है। एंड देन नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दैट इज बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया। पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस हुए, सॉन्ग्स एंड स्पीचेस, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग्स उन्होंने इंस्पायर करा, किसको, देशभक्ति को, मतलब पैट्रियोटिज्म को, ठीक है। देन लीडर्स क्या थे, कौन थे इन मूवमेंट के, तो पहला एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अगर देखें तो वही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड अरविंद घोष, ठीक है। एंड देन मॉडरेट लीडर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड गोखले इनिशियली सपोर्टेड इट, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुई कौन सी, स्वदेशी मूवमेंट, उसके दो लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट लीडर्स, ठीक है। एंड देन आउटकम क्या आया, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड, तो जो बंगाल का पार्टीशन किया था उसको खत्म कर दिया गया। एंड देन मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, तो अभी तक जो पॉलिटिक्स चलती थी बिफोर दिस मूवमेंट वो ये चलती थी कि मॉडरेट की पॉलिटिक्स चलती थी, पर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट रोल इन दिस सिचुएशन वहां पे उस पॉलिटिक्स को शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट। स्वदेशी आल्सो लेड फाउंडेशन फॉर गांधीयन मेथड ऑफ बॉयकॉट एंड नॉन कॉपरेशन, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो भी स्वदेशी मूवमेंट पर ही बेस्ड था, ठीक है। देन फाइनल टॉपिक ऑफ योर टुडेज क्लास दैट इज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का बैकग्राउंड अगर देखें तो लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, बिकॉज इट मार्क्ड रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो इन्होंने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को रीयूनाइट कर दिया, ठीक है। ऑल्सो विटनेस्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को विटनेस करा, एज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम टू एन एग्रीमेंट। तो बेसिकली जो डिवाइडेड पॉलिटिक्स थी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम लीग फॉर मुस्लिम्स, तो उन्होंने यूनाइट हुए और उन्होंने एक एग्रीमेंट को बनाया, ठीक है। देन मेन प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट क्या था, पहला जॉइंट डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, तो इन दोनों ने जॉइंट डिमांड करी कि हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए ना कि ब्रिटिश की, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दैट इज कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम ऑलरेडी ग्रांटेड बाय ब्रिटिश इन 1909 अंडर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, तो बेसिकली कांग्रेस ने वो जो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी ग्रांट कर चुके थे, मतलब जो सेपरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, वो उन्होंने एग्री कर लिया। एंड देन इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, डिमांड फॉर हायर प्रमोशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल,
तो जो इंडियंस का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन था उसको हाई मतलब इंक्रीज इन नंबर करने की बात करी, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस क्या है, पहला स्ट्रेंथेंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाया बाय दिस फैक्ट, ठीक है। देन रिवाइटलाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इयर्स ऑफ इनएक्टिविटी फॉलोइंग स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो कांग्रेस इनएक्टिव हो गई थी उसको रिवाइटल कर दिया, एंड देन पेव्ड द वे फॉर मास पॉलिटिकल एक्शन इन द कमिंग डिकेड्स। तो जो मास पॉलिटिकल एक्शन हुआ आफ्टर दिस पैक्ट, तो उसके लिए एक रास्ता बनाया, ठीक है। देन द कंक्लूजन ऑफ लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये कंक्लूजन है, तो इसका यही है कि बेसिकली जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है इस पैक्ट के थ्रू आई, मतलब जो मुस्लिम लीग है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी फॉर हिंदूज, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठ करके एग्रीमेंट किया, सुलह समझौता बेसिकली, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ने अपने अपने राइट्स को वहां पे रखा, और उन्होंने उन्होंने एक बात करी नेशनल मूवमेंट की, मतलब जहां पर उन्होंने इंडियन काउंसिल को ज्यादा प्रमोट करा, मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा प्रमोट करा इन इंडियन काउंसिल एक्ट, और उसके बाद हुआ ये रिजल्ट आया, दैट इज द कंक्लूजन। एंड देन टाइमलाइन को अगर देखें फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करना हो तो टाइमलाइन देख लेना। तो 1885 में कांग्रेस बनी, ठीक है, और फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ। देन 1885 से 1905 मॉडरेट फेज चला। देन 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आई, ठीक है, जिसमें लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन था बट मॉडरेट एफर्ट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो ये आई क्यों, क्योंकि मॉडरेट ने एफर्ट करा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, ठीक है, इन 1892। एंड देन 1905 16 अक्टूबर को पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, एंड देन 1905 से 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट चली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। देन 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ। तो 1907 दिसंबर में सूरत स्प्लिट, मतलब क्या है, जो कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो स्प्लिट हो गई बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि दोनों का वर्क का तरीका अलग था। एंड देन 1911 में एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल को फिर से पार्टीशन से खत्म करके एक साथ कर दिया गया। एंड देन 1915 में रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू कांग्रेस, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वापस आ गए, और जो कांग्रेस बन गई वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स बन गई, मतलब एक्सट्रीमिस्ट के वर्क पे, प्रिंसिपल पे वर्क करने वाली। एंड देन 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, तो ये हुआ। तो ये बेसिकली टाइमलाइन है, इसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म हो जाती है ऑफ हिस्ट्री। तो बेसिकली हिस्ट्री का थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 2 है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।